आपका हमारे चैनल ज्ञान युवा चंद्रा पे स्वागत है और आज का हम लोग का टॉपिक है डार्विनवाद। तो डार्विनिज्म के विषय में हम लोग बात करेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए डार्विनवाद क्या होता है। तो देखिए ब्रिटेन के क्या प्रसिद्ध प्रकृतिवादी वैज्ञानिक जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने 1802 से लेकर के 82 तक, ठीक, लैमार्क के बाद, पहले लैमार्कवाद आया था, ठीक, तो लैमार्कवाद के विषय में हम लोगों ने क्लास कर ली थी। अगर आपने नहीं देखी थ्योरी तो भी देख लीजिए जाकर के, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है, ठीक है। तो लैमार्क के बाद क्या आए थे, डार्विन आए थे, ठीक। तो लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। सन 1831 में डार्विन ने बीगल क्या था, एक जहाज था, ठीक है। तो बीगल जहाज से पूरे क्या विश्व की क्या की थी, इन्होंने यात्रा की थी। कब तक की थी, तो लगभग 5 वर्षों तक की थी। और संसार की यात्रा की क्या की, देखो संसार की यात्रा की, और यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों और द्वीपों के जीव जंतुओं पर क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक। क्या था, जीव जंतुओं पर अध्ययन किया था इन्होंने यात्रा के दौरान पर, ठीक है। और देखिए लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात, ठीक, लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात, देखिए 5 वर्षों तक तो इन्होंने लगातार जो है घूमा था, ठीक, और लगातार इन्होंने 20 वर्षों तक क्या किया था, अध्ययन किया था। उसके पश्चात सन 1859 में, ठीक है, विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक लिखी। अगर पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसकी पुस्तक है, तो डार्विन की पुस्तक है, ठीक है, नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी। डार्विन के इस सिद्धांत का देखिए प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रकृति वर्णवाद किसने दिया था, किसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, तो डार्विन ने दिया था। और इसे कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, तो डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यह थ्योरी जो है, या जो थ्योरी है, यह निम्न तथ्यों पर आधारित है, ठीक है। कौन कौन से तथ्य हैं, तो देखिए जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता फैलाया था। फिर था जीवन संघर्ष, दूसरा था योग्यतम की उत्तरजीविता और विविधता, वातावरण से अनुकूलन, नई जातियों की उत्पत्ति। तो इनको हम लोग एक एक को समझेंगे, ठीक, एक एक तथ्य को समझेंगे। तो पहला तथ्य है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक जो जीवधारी होता है वह प्रजनन द्वारा क्या करता है, संतानों की अपार क्षमता होती है, ठीक। प्रत्येक जीवधारी में क्या होती है, प्रजनन द्वारा संतान उत्पन्न करने की बहुत अपार क्षमता होती है, ठीक। जैसे पैरामीशियम जो होता है 1 घंटे में 3 बार प्रजनन करता है। कितना करता है, 1 घंटे में 3 बार प्रजनन करता है पैरामीशियम। समुद्री मछली जो देखिए कॉड फिश होती है, एक ब्रीडिंग सेशन में, ठीक, जो उसका एक प्रजनन काल होता है उसमें कितने, देखिए 1 मिलियन अंडे देती है। कितने देती है, 1 मिलियन अंडे देती है। और फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए सैल्मन फिश जो होती है वह ब्रीडिंग सेशन यानी कि एक प्रजनन काल में 2 करोड़ या 80 लाख अंडे देती है, ठीक है। तो देखिए सबकी जो होती है प्रजनन क्षमता जो होती है वह क्या होती है, बहुत ही अपार होती है, बहुत ही अधिक होती है। और स्तनधारियों में अगर पूछा सबसे कम क्षमता किसकी होती है, तो हाथी की होती है, जो अपने पूरे जीवन काल में अधिकतम सिर्फ 6 बच्चे ही पैदा कर सकता है। तो हाथी की कितनी, देखिए जो प्रजनन क्षमता होती है वह सबसे कम होती है, ठीक है। अब जीवन संघर्ष दूसरा तथ्य देखेंगे, स्ट्रगल ऑफ लाइफ, ठीक है, दूसरा तथ्य देखेंगे। तो देखिए जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जैसे कि बच्चा शिशु पैदा हुआ, उसको एकदम ठंडे मौसम में इतने समय से कोहरा खूब पड़ रहा है, डाल दो उसको, तो भैया वो नहीं जी पाएगा, ठीक, नहीं जी पाएगा। तो उसके लिए जल, प्रकाश, भोजन, ठीक, घर, इनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है। जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ठीक। अब जैसे इतनी समय देख लीजिए जॉब के लिए क्या बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक।
ठीक, क्योंकि जनसंख्या अधिक है और रोजगार तो है पर मिल नहीं रहा है। ठीक, रोजगार तो है पर मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, देखिए आवश्यकताएं हम लोगों की ज़्यादा हो गई हैं, महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और आवश्यकताएं भी हम लोगों की ज़्यादा हैं, तो क्या होगी, इतनी महंगाई में पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, वैसे क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता है। देखिए सजातीय संघर्ष क्या होता है, सजातीय संघर्ष ये होता है जैसे कि आपके गाँव में, देखो गांव हो या सिटी में हो, आपके मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, ठीक है, तो डॉग हैं, अगर बाहरी किसी मोहल्ले का या अन्य क्षेत्र का डॉग आ गया तो क्या करेंगे, कुत्ता आ गया तो अपने मोहल्ले के कुत्ते क्या करेंगे, भौंक भौंक करके उसको भगा देंगे। ठीक, कहीं ये ना रहने लगे, ये हमारे द्वारा पाया हुआ भोजन या हमारा स्थान कहीं ये ना ले ले। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, सजाती मतलब एक ही जाति में संघर्ष हुआ। ठीक, कुत्ता कुत्ते को ही भगा रहा है क्योंकि वो दूसरे क्षेत्र का है ताकि वो हमारे घर पे ना रहे। अब मानो में ले लो, ठीक है, अगर हम जैसे अपने घर पे रह रहे, कोई अगर के रहने लगा हमारे घर पे तो संघर्ष वहाँ करेंगे, हम उसको भगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सजातीय संघर्ष मतलब एक ही जाति में संघर्ष हो रहा है। अंतरजातीय संघर्ष क्या होता है, जैसे कि अंतरजातीय, जैसे हिरण को मार करके शेर खा रहा है। ठीक, हिरण को मार करके शेर खा रहा है, तो ये अंतरजातीय संघर्ष हो रहा है, अपनी जाति को, अपने भोजन को पाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए। ठीक है, अब वातावरणीय संघर्ष क्या होता है, तो देखिए वातावरणीय संघर्ष क्या होता है, वातावरणीय संघर्ष क्या होता है, जैसे ठंडी मौसम, ठीक है, इन सब में क्या होता है, अपने वातावरण के अनुकूल खुद को ढालना। ठीक, जो नहीं ढाल पाता है, ठीक, वो क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे डोडो पक्षी वगैरह सुना होगा आपने, ठीक है, और डायनासोर वगैरह, ये खुद को नहीं ढाल पाए उसमें। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, वातावरण संघर्ष किया। ठीक, और वातावरण संघर्ष करके जैसे कि नहीं, जो वातावरण के संघर्ष से नहीं जी पाया, क्या होता है, वो नहीं जीवित रह पाता है। तो 3 तरह के संघर्ष ये होते हैं, करने पड़ते हैं। ठीक, वातावरण का संघर्ष हम लोग करें, इतने समय ठंडी है तो ये वातावरण का संघर्ष करके तब हम लोग गर्मी आएंगे, फिर गर्मी का संघर्ष करेंगे, फिर बारिश आएगी। ठीक, तो वातावरणीय संघर्ष होता है। अब देखिए योग्यतम की उत्तरजीविता, तो देखिए जीवन संघर्ष में वे ही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तन के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक, जैसे कि आपने सुना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो परिवर्तनों के साथ आप बदलते चले जाओगे, तभी आप क्या होंगे, जीवन के संघर्ष में सफल होंगे। ठीक, और तो देखिए निरंतर परिवर्तनों के अनुसार हमें क्या होता है, बदलते रहना चाहिए। जीव ऐसे नहीं कर पाते हैं। ठीक, जो जीव ऐसा नहीं कर पाएंगे, जो परिवर्तन के अनुसार नहीं बदल पाएंगे, वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे डोडो पक्षी, डायनासोर, ठीक, फिर से एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो, यही परिवर्तन नहीं कर पाए, जिसके अनुसार क्या हो, यह धीरे धीरे समाप्त हो गए। ठीक, संघर्ष के दौरान जिसमें सबसे अच्छी विविधता होती है, ठीक, वेरिएशन होती है, उसे प्रकृति चयन कर लेती। क्या करती, प्रकृति क्या कर लेती, चयन कर लेती। ठीक, जिसमें सबसे ज़्यादा विविधताएं देखने को मिलती हैं, जिसे देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है, देखिए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कह कर क्या किया है, संबोधित किया है। ठीक, जो जिसमें ज़्यादा विविधता होती है उसे प्रकृति क्या करती है, चयन कर लेती है। उसे जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कह कर क्या किया था, संबोधित किया था। अब वो वेरिएशन देखते हैं, विविधता देखेंगे यह क्या होती है। ठीक, वेरिएशन विविधता क्या होती है, तो देखिए एक ही माता पिता की संतानें केवल जुड़वा बच्चों, ठीक, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके, ठीक, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते, जुड़वा बच्चे होते, उनको छोड़ करके आपस में समान नहीं होता, कोई भी नहीं समान होता। ठीक, कोई भी समान नहीं होता। उनके रंग, रूप, आकार, अंगों की संरचना तथा कार्यकी में क्या होती, भिन्नता दिखाई देती है। ये सभी विभिन्नताएं इन्हें अपने आप से क्या करती हैं, वंशागत मिलती हैं। ठीक, वंशागत मतलब जेनेटिक्स होती हैं। ठीक, जेनेटिक्स होती हैं। और कुछ विभिन्नताएं क्या होती हैं, जीव विकास के लिए, ठीक, जीव विकास के लिए लाभदायक तथा कुछ क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। धीरे धीरे लाभदायक विभिन्नताएं क्या होती हैं, स्थायी हो जाती हैं, वह संतानों में चली जाती हैं, और जिससे क्या होती है, नई जातियों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो देखिए लाभदायक जो होंगी, विभिन्नताएं होंगी, वह स्थायी होकर के संतानों में क्या होती हैं, जेनेटिक हो जाती हैं, और जिससे क्या होगी, एक धीरे धीरे करके जैसे दादा परदादा, इनमें क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। धीरे धीरे क्या होगी, नई जात उत्पन्न होगी, जो क्या होगी, बिल्कुल ही नई होगी। ठीक, तो नई जाति की क्या होती है, उत्पन्न जो होती है, नई जाति की संतानें उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कई सारी जो होती हैं विभिन्नताएं आ जाती हैं, तो यह एक अलग जाति बना लेती है अपनी। वातावरण से अनुकूलन, ठीक, तो देखिए जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेता है, जीवन संघर्ष में केवल वो ही जीवित रह पाता है। ठीक, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो समाप्त हो जाते। प्रकृति के बदलाव के अनुसार जीवों को अनुकूल बनाना पड़ता है। ठीक है, जो इसका पालन नहीं करता है वो प्रकृति में क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक, अभी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हो गया
डायनासोर और डोडो। डोडो पक्षी देखो, जो डोडो है वो अभी जल्द ही, ठीक, अभी देखिए नजदीकी में क्या हुआ है, विलुप्त होने वाला है, ठीक है, विलुप्त हुआ है, ठीक। नई जातियों की उत्पत्ति देख लेंगे, ठीक, नई जातियों को उत्पत्ति देख लेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, तो देखिए जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देखिए वंशागत होती रहती हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं क्या होती हैं, एकत्रित होकर के नई प्रजाति का क्या कर लेती हैं, विकास कर लेती हैं, ठीक है। और नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्य से बिल्कुल क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। जैसे देखा था एक कोशिकी से क्या हुए थे, मानव बने हैं, ठीक है। तो देखिए एक कोशिकी से अब जो मानव है बिल्कुल भिन्न हो गया। पहले देखिए बिल्कुल क्या हो गया, भिन्न हो गया, ठीक। देखिए एम्फीबियन में आए, ठीक, मेमेलिया में आए, तो ये सारे भिन्न होकर के देखिए अब हम लोग उसमें मेमेलिया में है, मेमेलिया में तो है, पर क्या हुआ, एक कोशिकी से बिल्कुल क्या है, भिन्न है, अलग है। अमीबा तो नहीं दिखते ना अब, ठीक है। तो अब देखिए डार्विनवाद की विरुद्ध आलोचनाएं क्या क्या हुई थी, तो देखिए जीवों में सभी विविधताएं नई मांगों के अनुकूल, ठीक, एडेप्टेशन ऑफ न्यू डिमांड का परिणाम नहीं हो सकती, ठीक। इन्होंने कहा कि इनकी आलोचना क्या हुई कि जीवों में सभी विविधताएं जो होती हैं वह मांगों के अनुकूल का परिणाम नहीं हो सकती हैं, ठीक। दूसरा क्या था, पर्यावरणीय कारक ही विविधताओं का एकमात्र कारण नहीं है, वे अन्य कारणों के कारण भी हो सकती हैं, ठीक। विविधताएं पर्यावरण के कारण ही, अन्य कारण भी हो सकते हैं। और वंशानुक्रम के आनुवंशिक आधार, ठीक, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर कोई विचार नहीं किया गया, ठीक, कोई विचार नहीं किया गया। इस वजह से इनके क्या हुई थी, बहुत आलोचनाएं हुई थी। जो विविधताएं उपयोगी नहीं है वे भी विरासत में मिल सकती हैं, उदाहरण के लिए अवशेषी अंग, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कहा था कि जो आवश्यकताएं मतलब नहीं होती वो विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर इनकी आलोचना यह हुई कि जो विविधताएं उपयोगी नहीं होती हैं, ठीक, जैसे कब बोला कि जो उपयोगी होती हैं वही जाती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, जो उपयोगी नहीं होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो उपयोगी नहीं होती हैं, आलोचनाएं हुई, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी मिल सकती हैं, जैसे कि अवशेषी अंग, ठीक। अवशेषी अंग जो होते हैं उनके अभी भी जो सिम्टम, दाग के निशान होते हैं कि वो क्या है, वो अभी भी मिलते हैं, ठीक है। देखिए छोटे समूहों में छोटे छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप प्रजाति उत्पन्न नहीं होती, ठीक। उन्होंने कहा छोटे छोटे परिणामों के बाद क्या होती है, एक नई जाति उत्पन्न होती है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक, कि छोटे छोटे समूह में छोटे छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप कोई नई जाति उत्पन्न नहीं हो सकती, ठीक। ये इनकी क्या हुई थी, आलोचनाएं हुई थी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।